नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं। सारे के सारे 8 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से अपने चैनल हर्षित द्विवेदी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसमें सारे के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं। टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर का जो टाइटल है वो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, फिगर 6.1, ये नीचे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लैंड फॉर्म फीचर्स दिखा रखे हैं। तो आप इस फिगर को देख के समझ पाएंगे फ्रेंड्स कि जो सरफेस है अर्थ की वो हर जगह सेम नहीं है और इसमें बहुत अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं। लिथोस्फीयर के कुछ हिस्से सपाट हैं, कुछ हिस्से रग्ड हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा अनइवन है। और देखिए, लैंड फॉर्म्स जब बनते हैं ना, तो दे आर बिकॉज ऑफ टू प्रोसेसेस। यहां पे देखिए क्या लिखा है, यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग विद इन द अर्थ। अ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड संकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस जमीन पे आप रह रहे हो, आपको शायद इस बात को रियलाइज नहीं करोगे, पर ये जमीन कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। बट बहुत कम, मतलब 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर एक साल में मूव करती है। तो अब एक साल में अगर कोई जमीन आधा सेंटीमीटर मूव करेगी तो क्या आप उसको रियलाइज करोगे कि वो कुछ मूव हुआ है? बिल्कुल रियलाइज नहीं करोगे फ्रेंड्स। तो ये जो पहाड़ बने हैं ना, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज की बने वजह से बने हैं। आज की डेट में तो बड़े बड़े हिमालयाज, आल्प्स, ये सब जो आपको नजर आते हैं, एप्लीशियंस, एंडीज, ये सब क्यों बने हैं? ये सब आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी की बने हैं। बस ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है बहुत स्लोली स्लोली हुई है, आधा या 1 सेंटीमीटर साल में, तो आपको पता नहीं चलेगा। बट इन पहाड़ों को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में। बट हम तो मिलियन ऑफ ईयर से जिंदा नहीं है ना। एक आदमी के, एवरेज आदमी की लाइफ स्पैन 70 साल है। हमारे जो हिस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा हमको आज से 5 या 6 हजार साल पहले का पता है। इसीलिए जो चीजें हमारे सामने है वो हमको कांस्टेंट दिखती है, पर वो कांस्टेंट है नहीं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। और चेंज कैसे हो रही है कि कुछ इंटरनल प्रोसेस हो रहे हैं हमारी पृथ्वी में, जिसकी वजह से जो सर्फेसेस है वो कुछ जगह पे बन रही है। तो surface is getting manufactured at some places and surface is getting destroyed at some places। ठीक है, तो कुछ जगह पे सरफेस बन रही है और कुछ जगह पे सरफेस डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे ट्रेंचेस में आप कह सकते हो कि सरफेस डिस्ट्रॉय हो रही है। और मिड ओशनिक रिजेस, जहां से लावा मिल निकल रहा है, वहां पे सरफेस बन रही है। तो रिजेस जहां पे लावा निकल रहा है वहां सरफेस बन रही है। ट्रेंचेस, वहां पे सरफेस डिस्ट्रॉय हो रही है। मुझे पता है कि ये जो सरफेस बनने और डिस्ट्रॉय होने वाला कंसेप्ट है, या वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप टेक्टोनिक प्लेट्स का सिद्धांत नहीं समझ पाते। तो फिलहाल के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बनेंगी आपको समझ में आएगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल में ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके टेक्टोनिक एक्टिविटी की प्लेलिस्ट वो देख सकते हैं। ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में वहां पे उनको पूरा आइडिया लग जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से इन वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर दिया गया है। डू यू नो, अ हिल इज अ लैंड सरफेस। एक ऐसा लैंड सरफेस है जो सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। जो स्टीप हिल्स होते हैं नॉर्मली उनका एलिवेशन अगर 600 मीटर से ज्यादा है तो उनको माउंटेन कहा जाता है। कुछ माउंटेन्स की ऊंचाई 8000 मीटर तक होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है अबव सी लेवल। कुछ और माउंटेन रेंजेस बता सकते हैं जो बहुत ऊंची हो, फॉर एग्जाम्पल कंचनजंगा हो गई। ठीक है, और भी बहुत सी माउंटेन रेंजेस है, आप बताइए। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर्स नजर आ रहे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माउंटेन नजर आ रहा है, ये प्लेट्यू नजर आ रहा है जिसको हिंदी में पठार बोलते हैं। माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बीच के फर्क को हम लोग समझेंगे। बहुत सारे माउंटेन्स अगर पैरेलल एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं तो वो माउंटेन रेंज बन जाती है। फिर कुछ जगहों पे हिल्स है। ठीक है, हिल्स थोड़ा एलिवेशन है, माउंटेन एक लिमिट से ज्यादा ऊपर हो गया चीजें। यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, इनको ग्रीन में क्यों दिखाया गया? क्योंकि इन प्लेन्स में आपको वेजिटेशन नजर आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेक्स नजर आ रही हैं, इधर सी नजर आ रहा है, इधर कोस्ट, इधर इस्थुमस, इधर पेनिनसुला, इधर डेल्टा, इधर स्ट्रेट, इधर आइलैंड। तो ये अलग अलग रिलीफ फीचर्स, अलग अलग लैंड फॉर्म मिलते हैं आपको अर्थ की सरफेस पे। तो अर्थ की सरफेस पे किसी भी एक जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है, आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे माउंटेन को बनाने का एक एक्टिविटी दे रखी है कि माउंटेन्स किस तरीके से बनते हैं उसको समझने के लिए आप एक पाइल ऑफ पेपर ले लीजिए, एक झुंड ले लीजिए पेपर का, 4 या 5। उस पे पाइल ऑफ पेपर्स को अपने टेबल पे रखिए और दोनों साइड से पेपर को अंदर की तरफ दबाइए। यानी ये एक पेपर है तो एक हाथ से इस तरफ और एक हाथ से इस तरफ। तो आप देखोगे नीचे पे जो पेपर है ना वो ऐसे उठने लगेगा।
तो ये जो उठने का प्रोसेस होता है ना, आप इसको एक पीक के राइज करने के प्रोसेस से कंपेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से माउंटेन्स बनते हैं। माउंटेन्स में बस क्या होता है फ्रेंड्स कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स और दो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट पुश कर रही होती हैं, तो वो इस तरीके से उठती चली जाती है, जिसकी वजह से माउंटेन्स बन जाते हैं। तो हिमालय इसकी वजह से बने हैं, आल्प्स इसकी वजह से बने हैं। समझ गए फ्रेंड्स? किस तरीके से एग्जैक्टली ये काम करते हैं, ये थोड़ा जब हम लोग हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तब इसको समझेंगे। अब देखिए, तो पहला प्रोसेस तुमने देख लिया। पहला प्रोसेस यहां पे मैंने आपको क्या बताया? पहला प्रोसेस ये था कि within the earth a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. यहाँ पे कुछ जगहों पे अर्थ सरफेस उठ रही है, कुछ जगह पे नीचे धंस रही है। सिंकिंग में क्या होता है कि ट्रेंचेस में आपकी जो अर्थ सरफेस है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, और मिड ओशनिक रीजन्स में नई अर्थ सरफेस बन रही है। आप माउंटेन्स में भी कह सकते हैं कि दो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट टकरा कर ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो एक तरीके से सरफेस का एक फीचर बना रही है। तो एक इंटरनल प्रोसेस होगा, एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि लैंड सरफेस का वियरिंग डाउन होता है और रीबिल्डिंग होता है। वियरिंग डाउन को आप कंपेयर कर सकते हो इरोजन से, और रीबिल्डिंग को आप कंपेयर कर सकते हो डिपोजिशन से। आपको पता है फ्रेंड्स कि अर्थ सरफेस लगातार उसकी वेयरिंग डाउन हो रही है, और इस वेयरिंग डाउन के प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। फॉर एग्जांपल एक रॉक, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस, इसके ऊपर एक रॉक रखी है, तो ये रॉक मान लीजिए आज ऐसी है, और अगर आप इसको अर्थ के फैक्टर से करें और किसी मतलब ह्यूमन फैक्टर की वजह से इसको ना हिलाएं, तो आज से 1 लाख साल बाद या 2 लाख साल बाद देखोगे कि हो सकता है रॉक इस जगह पे रहे ना, गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि इस रॉक का कांस्टेंट इरोजन हो रहा है। कैसे इरोजन हो रहा है? हवा चल रही है, तो हवा इस रॉक पे इफेक्ट कर रही है। अब हवा का इफेक्ट एक रॉक पे आपको 1 साल 2 साल 3 साल में समझ में नहीं आएगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स में समझ में आएगा। फिर पानी गिरता है, रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल इस रॉक पे गिर के इस रॉक पे तोड़ने का काम करती है, बट वो इफेक्ट आपको बहुत लंबे समय में नजर आएगा। फिर कभी कभी पानी भी बहता है इस सरफेस पे, तो वो पानी इरोजन करता है। तो इरोजन के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, समझ गए फ्रेंड्स? उसके बाद मान लीजिए इस रॉक का इरोजन हुआ, तो इरोजन कैसे होगा कि इस रॉक के कुछ टुकड़े टूट के बह जाएंगे। अब जो टुकड़े इस रॉक के टूट के बह जाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो जाके जमा होंगे। तो मान लीजिए वो किसी जगह पे जमा हो गए, और उस जगह पे धीरे 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 जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, तो इस रॉक से टुकड़े टूटे और किसी और जगह जाके डिपॉजिट हो गए। फिर इस जगह पे कुछ और चीजें आके डिपॉजिट हुई, कुछ और चीजें आके डिपॉजिट हुई, डिपॉजिशन होके एक बड़ा सा लंप बन गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपॉजिशन। तो दो तरीके के एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, एक तो जिससे आप चीजों को तोड़ते हो, तो वो हो गया इरोजन। दूसरा जिससे कई सारी चीजों को मिला के जोड़ के बनाया जाता है, तो तोड़ के जो पार्टिकल्स बने, वो पार्टिकल्स किसी और जगह पे जाके डिपॉजिट हो गए, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? डिपॉजिशन। तो ये दोनों प्रोसेस आपके विंड से होते हैं, यानी हवा करती है इरोजन डिपॉजिशन, रनिंग वाटर करता है इरोजन डिपॉजिशन, आइस करता है, रेनफॉल होती है वो करता है, इन सब चीजों से होता है। अब अगर हमको अलग अलग लैंड फॉर्म्स को क्लासिफाई करना है, तो आप उनको उनके एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। एलिवेशन के बेसिस पे आप माउंटेन्स, प्लेन्स को क्लासिफाई कर सकते हो, प्लेट्यूज को क्लासिफाई कर सकते हो, स्लोप, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक माउंटेन बहुत स्टीप भी हो सकता है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, एक माउंटेन बिल्कुल ग्रेजुअल भी हो सकता है। यहां पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आपको नजर नहीं आ रही है। तो कोई भी लैंडफॉर्म कैसा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका एलिवेशन कैसा है, मतलब कितनी उसकी ऊंचाई, और उसकी स्लोप कैसी है, बहुत ज्यादा स्टीप है या ग्रेजुअल है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले पे होते हैं। अब हम यहां बात करते हैं माउंटेन की। देखिए, माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का एक नेचुरल लेवल एलिवेशन है। माउंटेन्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इनका एक छोटा सा समिट होता है, बेस बहुत ब्रॉड होता है, और ये अगल बगल के एरिया से बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और कुछ माउंटेन्स तो भैया आपके बादलों तक पहुंच जाते हैं, और जैसे जैसे आप माउंटेन्स में ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा। कुछ ऐसे माउंटेन्स होंगे जो परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होंगे, और फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस को बोलते हैं ग्लेशियर। कुछ ऐसे माउंटेन है जिनको आपको देख नहीं सकते, जो कि समुद्र के नीचे होते हैं। माउंटेन्स में ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट ठंडा होता है, इसलिए लोग ज्यादा माउंटेनियस एरियाज में रह नहीं होते। जो स्लोप्स होते हैं इसके स्टीप होते हैं, तो उनमें वेजिटेशन हो नहीं सकती, और रहने के लिए भी चीजों को बना पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको चीजें बताई, अब मैं आपको समझाता हूं। यहां देखिए एक माउंटेन आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स। माउंटेन की क्या खास बात यह है कि जैसे जैसे आप माउंटेन में ऊपर जाते जाओगे,
तो ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, तो ऊपर में आपको इस तरीके की कोनिकल पीक्स नजर आएंगे, लेकिन नीचे की तरफ माउंटेन बहुत चौड़ा होगा। दूसरी बात है कि जितना आप माउंटेन में ऊपर जाते जाओगे भाई, हवा कम होती जाएगी, एयर का प्रेशर कम होता जाएगा और बर्फ बढ़ती जाएगी। तो अगर आप हिमालयाज में जाके माउंटेन्स देखेंगे ना फ्रेंड्स, ट्रांस हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट को देख लीजिए, अगल बगल के जो माउंटेन्स हैं ऊंचे उनको देख लीजिए, आप जितना उनमें ऊपर जाएंगे उतना ही उसमें बर्फ बढ़ती जाएगी और एक साइजेबल अमाउंट ऑफ बर्फ इसमें जमी हुई होती है। तो इस जमी हुई बर्फ को क्या बोलते हैं? इस जमी हुई बर्फ को बोलते हैं ग्लेशियर। सियाचिन जो है, सियाचिन, ठीक है, जिसके लिए कारगिल का वॉर हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर, ये बेसिकली एक ग्लेशियर है क्योंकि यहां पे बहुत मोटी मोटी परतें आइस की जमी हुई हैं। फिर माउंटेन की खास बात क्या हुई फ्रेंड्स कि माउंटेन बहुत स्टीप है, तो जब वो बहुत स्टीप है, तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्टीप है तो वहां आप वेजिटेशन नहीं कर सकते, पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, वहां पे ट्रीज नहीं लगा सकते। इसलिए माउंटेन्स में एक लिमिट की ऊंचाई तक ही आपको कुछ वेजिटेशन दिखेगी, एक लिमिट के बाद वेजिटेशन आपको नहीं दिखेगी। आप माउंटेन्स में देखिए फ्रेंड्स, अगर आप उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में कहीं ऊपर गए हो तो आप देखोगे कि वहां पे रोड्स बना रखी हैं पहाड़ों को काट काट के। उन रोड्स को बनाने में काफी मेहनत लगती है, समझ गए फ्रेंड्स। और कहीं पे इन माउंटेन्स में नेचुरली अगर प्लेन एरिया निकल आता है, थोड़ा सपाट एरिया निकल आता है, तो वहां पे कोई हिल स्टेशन बन जाता है। जैसे आपका देहरादून के ऊपर जाए हो गया मसूरी, जैसे आपका हो गया नैनीताल, समझ गए बात को। तब भी माउंटेन्स में जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि वहां पे वेजिटेशन आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते, ठंडी इतनी है, रहने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसीलिए माउंटेन्स के एरिया में पॉपुलेशन कम नजर आती है, समझ गए। यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है हिमालय में, किस तरीके से देखिए ये फोल्ड माउंटेन उठा हुआ है ऊपर। होता है कि नीचे दो तरीके की प्लेट्स आपस में टकरा रही है, जिसकी वजह से टेंशन डेवलप होता है और वो टेंशन इन लेयर्स को ऊपर उठा देता है और फोल्ड माउंटेन के हिसाब से माउंटेन्स ऊपर उठने लगते हैं। माउंटेन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो माउंटेन्स के बारे में हमने देखा फ्रेंड्स। अब अगर बहुत सारे माउंटेन एक लाइन में चल रहे हैं, बहुत सारे माउंटेन एक लाइन में चल रहे हैं और उसके आसपास बहुत सारे माउंटेन हैं और ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये बन जाती है माउंटेन रेंज। तो एक माउंटेन होता है, पर बहुत सारे माउंटेन आसपास में झुंड में है या पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए, तो उसको आप बोल दोगे माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज की एग्जांपल दुनिया भर में हिमालयास, ये तो अपने देश में, इंडिया में, अगल बगल देशों में फैला हुआ। आप खुद बताइए कि हिमालयस कौन कौन सी कंट्री में है। तो भाई हिमालयस चाइना में भी फैले हैं, नेपाल में भी फैले हैं, भूटान में भी फैले हैं, म्यांमार में भी फैले हैं, पाकिस्तान में भी फैले हैं, समझ गए। तो अब देखिए कहाँ कहाँ हिमालय पहुंचे। उसके बाद कौन कौन सी हिमालयन रेंजेस है। फिर आल्प्स यूरोप, एंडीज साउथ अमेरिका। तो हिमालय एशिया का है, आल्प्स यूरोप का है, एंडीज साउथ अमेरिका का है। इनको फिगर 5.1 में हमने देखा था। कहां देखा था? अभी दिखाता हूं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, फिगर 5.1 है ये। इसमें आपको हिमालयन रेंजेस यहां नजर आ रही है, देखिए इंडिया के नॉर्दर्न एज पे। फिर आल्प्स आपको कहां नजर आ रहे हैं? यहां यूरोप में नजर आ रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड में भी फैले हैं, उसके आसपास के कुछ कंट्रीज में भी फैले हैं। और तीसरी किसकी बात हुई? एंडीज की। तो एंडीज साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे खींचा चला जा रहा है, नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो ये चीज दिख गई आपको 5.1। ये फिगर 5.1 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अक्सर करा हुआ है सामने आएगा। फिर एक अच्छा फैक्ट दे रखा है कि भाई माउंट किया है एक हवाई में, और खास बात यह है कि जो माउंट किया है ये फ्रेंड्स आपका माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो हम लोग माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट माउंटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माउंट किया जो हवाई में है, पैसिफिक ओशन में, ये एक अंडर सी माउंटेन है, ये समुद्र के नीचे है और 10,205 मीटर हाई है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट तो केवल 8,848 मीटर है। तो ये जो माउंट किया है समुद्र के नीचे है और कितना हाई है? 10,205 मीटर्स। अब देखिए तीन तरीके के माउंटेन होते हैं। एक तो होते हैं फोल्ड माउंटेन, एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन, एक होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन है हिमालयन माउंटेन्स, आल्प्स, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन है जिनकी रग्ड रिलीफ होती है और हाई कोनिकल पीक्स होती है। यानी इनके जो ऊपर की पीक्स होती है ना वो बहुत पॉइंटेड नजर आएंगी। जो रिलीफ है वो बहुत रग्ड है, रग्ड मतलब बहुत ज्यादा अनइवन है। हिमालयस में आपको मैप्स पे दिखाई चुका हूं, आल्प्स में आपको मैप्स पे दिखाई चुका हूं, ये फोल्ड माउंटेन्स है। कुछ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा फ्रेंड्स। फोल्ड माउंटेन्स की खास बात ये होती है कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, वहां पे फोल्डिंग के प्रोसेस की वजह से ये माउंटेन बनेंगे। तो दीज आर बिकॉज ऑफ
टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब अगर हम अरावली रेंज की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की अरावली रेंज यंग ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स के भी टाइप होते हैं फ्रेंड्स, एक होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, एक होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स बहुत ऊपर होते हैं क्योंकि वो फ्रेशली बने हुए होते हैं, यानी कि वो अभी भी ऊपर उठ रहे हैं, उनकी साइज बढ़ रहा है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स में जब मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाएंगे और बहुत सारे जो फोर्सेस ऑफ इरोजन है वो इन यंग फोल्ड माउंटेन्स को इरोड कर करके इनकी हाइट को कम कर देंगे, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में बदल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो हिमालयाज है ये भी कुछ अरावली जैसे हो जाएंगे। तो आज की डेट में आप हिमालय और अरावलीज की हाइट को कंपेयर करोगे तो अरावली तो बहुत छोटे हैं और हिमालय बहुत बड़े, पर एक टाइम पे ये अरावलीज हिमालय जितने ऊंचे हुआ करते थे, बट अब अरावलीज का इतना ज्यादा इरोजन हो चुका है कि ये बहुत कम हो गए। अगर हम बात करें कि दुनिया में और कौन कौन से हैं, तो देखिए द रेंज हैज कंसीडरेबली worn डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन, ये बात हो रही है अरावली रेंज की। फिर अगर हम बात करें द एपेलिशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यानी नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे जो एपेलेशियन माउंटेन्स और रशिया में जो यूराल माउंटेन्स है ये भी फोल्ड माउंटेन्स है, बट आज की डेट में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, माने इनका भी इरोजन हो के ये छोटे हो चुके हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स की पीक आपको कोनिकल मिलेगी फ्रेंड्स, एकदम पॉइंटेड मिलेगी ऊपर से, और इस पॉइंटेड पीक का जब बहुत सालों तक इरोजन होता रहेगा तो ये राउंड शेप में आ जाएगी। तो जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो ऊपर से बिल्कुल कॉनिकल शेप के नहीं हो, थोड़ा राउंड शेप होते हैं और उनका एलिवेशन काफी कम हो चुका होता है, पर यंग वाले बहुत ऊंचे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। अब यंग वाले धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में ओल्ड फोल्ड में बदल जाएंगे। तो माउंटेन रेंजेस की मैंने बात की, एक तो एपेलेशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूराल्स ऑफ रशिया। देख लेते हैं कहां है। नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे एपेलेशियन माउंटेन्स नजर आ रहे हैं और यूराल माउंटेन्स आपको ये नजर आ रहे हैं रशिया में। रशिया और यूरोप की बाउंड्री बोल सकते हो आप इनको। यूराल माउंटेन रेंजेस बहुत ही प्यारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और रशिया का वीजा इंडियंस को बहुत आसानी से मिलता है, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। कोरोना के बाद जाइएगा ये एक स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। देखिए ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, द अपलिफ्टेड आर कॉल्ड हॉस्ट लोअर्स ग्रेबल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सपाट उठा हुआ इलाका है, उठा हुआ इलाका या नॉर्मल इलाका है जो बोल लीजिए। अब बीच में कुछ ब्रेक की वजह से कुछ इलाका टूट के नीचे आ जाता है, यहां पे कुछ इलाका टूट के नीचे आ जाता है, तो जो रग्ड रिलीफ बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो ये जो इलाका है ये एक हाइट पे है, पर ये वाला इलाका नीचे पहुंच गया, ये एक हाइट पे है, ये वाला नीचे पहुंच गया। तो यहां पे दिख रहा है इस फॉल्टिंग की वजह से, टूटने की वजह से कुछ एरिया नीचे चला गया, यहां पे नीचे चला गया, यहां पे नीचे चला गया, बाकी ऊपर रह गया। तो जो ऊपर रह गया उसको आप बोलोगे हॉर्स्ट, जो नीचे चला गया उसको आप बोलोगे ग्रैबर, और जो ये अपलिफ्टेड ब्लॉक्स है ये बेसिकली हो जाएंगे आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, तो यहां पे फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ब्लॉक है। टूटने की वजह से, अर्थ क्रस्ट पे चटकने की वजह से, टूटने की वजह से कुछ हिस्से नीचे चले गए। तो जब कुछ हिस्से नीचे चले गए तो जो बगल वाले हिस्से थे वो उठे हुए नजर आएंगे, उठे हुए नजर आएंगे, तो वो हो जाएंगे ब्लॉक माउंटेन्स। तो बात की जाए तो यूरोप में राइन वैली और वॉस्जेस माउंटेन्स यूरोप में इस ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। क्या इसमें दे रखे हैं? नहीं फ्रेंड्स, ये वाले माउंटेन्स इसमें नहीं दे रखे हैं, ये खुद आप जाके अपने एटलस में लोकेट करिए, आपको मिलेंगे कुछ। तो एक तरीके से ब्लॉक, ये अगर आप फिजिकल मैप उठाते हैं यूरोप का अपने एटलस में, तो वॉस्जेस माउंटेन और राइन वैली आपको आराम से मिल जाएगी। राइन वैली जर्मनी से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी के मैच के आसपास घूमिए, चीजें आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। अपने वर्ल्ड मैप में इसको लोकेट करने की कोशिश कीजिए। फिर जो तीसरे टाइप ऑफ माउंटेन्स है इनकी बात करते हैं, ये है भाई वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से वजह से अफ्रीका में बना है माउंट किलिमंजारो, जापान में बना है माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स के। वॉल्केनिक माउंटेन्स को भी मैं अलग से बाद में समझाऊंगा। वॉल्केनिक माउंटेन्स में देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है। जब वॉल्केनो लावा निकला तो लावा निकलने के बाद वो लावा ऊपर आएगा, जम जाएगा एक जगह पे। ठीक है, जितना ज्यादा इरप्शन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये जगह है, यहां से वॉल्केनो आया, फटा और बहुत सारा लावा बाहर आ गया। बहुत सारा जब लावा बाहर आ जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से डिपॉजिट होगा। जितनी उसकी हाइट बढ़ती जाएगी उतना वो ऊंचा होता चला जाएगा और वो एक वॉल्केनिक माउंटेन के फॉर्म में नजर आएगा। ये लावा सॉलिडिफाई होके ही माउंटेन बना देगा।
ये बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन होता है। मैंने अपने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट सेक्शन में पढ़ाया है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो इंतजार करिए, हायर क्लासेस में आपको दिख जाएगा। एनसीईआरटी तो मैं सारी ज्योग्राफी की पढ़ाऊंगा ही। अब माउंटेन्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है। स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, बहुत सारा पानी का सोर्स हमको इन माउंटेन से मिलता है। आपको पता है कि भैया ग्लेशियर्स जमे हुए हैं माउंटेन के ऊपर, और ये ग्लेशियर सोर्स हैं बहुत सारी नदियों के, हमारी गंगा नदी, ठीक है, बाकी इंदस, चेनाब, झेलम, ये सब माउंटेन से ही निकलती हैं, ये सब ग्लेशियर से ही निकलती हैं, ठीक है। फिर इन नदियों को, पानी को रिजर्वायर में बनाया जा सकता है और इस रिजर्वायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं, तो उस डैम के पानी को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो इरिगेशन के पर्पस के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पर्पसेस के लिए। तो देखिए माउंटेन्स की बहुत वजह है। माउंटेन से पानी आया, उस पानी को आप डैम में स्टोर करके रख सकते हो, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, उससे आप आसपास का इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई कर सकते हो, उससे आसपास सेटलमेंट्स के लिए, पीने के पर्पसेस के लिए भी आप पानी दे सकते हो। फिर जो रिवर की वैलीज होती हैं, जब रिवर फ्लो करते हुए प्लेन्स में पहुंचती हैं, तो माउंटेन्स के लोअर रेंजेस में कुछ रिवर वैली बन जाती हैं। एक बड़ा सा सपाट एरिया होता है, उसके आसपास कुछ इतना बड़ा एरिया से मिलता है जहां पे आप क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर सकते हो। और क्रॉप का कल्टीवेशन इसलिए भी आप और आसानी से कर सकते हो क्योंकि रिवर बगल में है, तो पानी अवेलेबल है इरिगेशन के लिए। तो ये एक और फैक्टर्स है। तो जहां जहां पे भी माउंटेन्स होंगे, उनके लोअर रीचेस में फ्लोरा और फाउना की अच्छी खासी डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ और फौना मतलब एनिमल लाइफ। और जो फॉरेस्ट यहां पे डेवलप होंगे, उससे आपको फ्यूल मिल जाएगा, फॉडर, शेल्टर और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि गम्स, रेजिन्स, पेपर बनाने के आइटम्स, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे एक वॉल्केनिक माउंटेन आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन का आपको मैंने एक लेआउट दे रखा है। देखिए पहले सपाट जमीन रही होगी, एक वेंट के चक्कर में यहां से वॉल्केनिक लावा इरप्ट हुआ होगा और वो धीरे धीरे सेटल करता रहा होगा। जितनी बार ये वॉल्केनो फटा होगा, उतना ही ऊंची इसकी ऊंचाई हो गई होगी। जब भी ये फटता है, ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक एश एंड गैसेस निकलते हैं, लावा निकलता है। वो लावा जम के कुछ इस फॉर्म में वॉल्केनिक माउंटेन बना देता है। और जब आप माउंटेन्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स एक बहुत आइडियलिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं, तो लोग बहुत सारे माउंटेन्स देखने आते हैं। और माउंटेन्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये माउंटेन्स में बहुत फेमस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिवर राफ्टिंग की बात करोगे, तो ऋषिकेश, उत्तराखंड के पास, उत्तराखंड में देहरादून के पास ऋषिकेश, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग होती है, गंगा पे राफ्टिंग कराई जाती है। स्कीइंग आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाइए, उत्तराखंड में एक जगह है औली, वहां चले जाइए, वहां पे स्कीइंग होती है। पैराग्लाइडिंग आपको हर माउंटेन पे दिख जाएगी। माउंटेन पे पैराग्लाइडिंग क्यों होती है? क्योंकि वहां पे वो ऊंचाई होती है कि एक जगह से कूद के आप दूसरी नीचे की जगह पे उतर सकते हो। तो नैनीताल, इन सब जगहों पे आपको पैराग्लाइडिंग की बहुत सी जगहें मिल जाएंगी। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि माउंटेन्स टूरिज्म पर्पसेस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो होता यह है कि माउंटेन्स में जो लोकल कम्युनिटी रहती है, वो अपने आप को टूरिज्म से सस्टेन कर पाती है, उनका घर का खर्चा पानी चलता रहता है। अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज की। प्लेट्यू एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, एक टेबल लैंड है जो कि सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ है। पहले बता देता हूं इसकी थ्योरी को, पार्ट को, फिर समझाता हूं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of the plateau often varies from few hundred meter to several thousand meter. यानी प्लेट्यू की हाइट कुछ 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक जा सकती है। प्लेट्यूज माउंटेन्स की तरह यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। जैसे इंडिया का जो मेन प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्यों? आपको पता है कि जो हमारा डेक्कन पार्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा उठा हुआ है। कुछ और एग्जांपल है, एक ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है जो केनिया, तंजानिया, युगांडा में फैला हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया में एक वेस्टर्न प्लेट्यू है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है तिब्बत प्लेट्यू, जो कि आपका हाईएस्ट प्लेट्यू है। इसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर है अबव सी लेवल। इस फिगर में देखें तो ये हिमालयाज के ऊपर आपको एक तिब्बत प्लेट्यू नजर आ रहा है, ठीक है। आगे देखा जाए फ्रेंड्स, प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये काफी रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। यहाँ बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं और मिनरल्स में सब कुछ आ जाता है, बॉक्साइट, कोबाल्ट, टिन, कॉपर, सब मान लीजिए। बहुत सारे माइनिंग एरियाज इसीलिए आपको प्लेट्यू एरियाज में नजर आएंगे। इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है। तो इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन, कोल, मैंगनीज और बहुत नाना प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास में छत्तीसगढ़, झारखंड का स्टेट्स आते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू में आपको गोल्ड मिल जाएगा, डायमंड की माइनिंग होती है। फिर प्लेट्यू एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिलते हैं।
जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुंदरू फॉल्स नजर आएंगे आपको सुबर्ण रेखा रिवर में। कर्नाटका में आपको जॉग फॉल्स नजर आएंगे डेक्कन प्लेट्यू में। अब जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो ब्लैक सॉइल में बहुत रिच है, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, जिसमें कॉटन की बहुत तगड़ी कल्टीवेशन होती है, काफी फर्टाइल होता है, कल्टीवेशन के लिए गुड होता है। अब आप बोलोगे ब्लैक सॉइल आया कहां से प्लेट्यू में? तो जब हमारा मूवमेंट हुआ था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउदर्न पोर्शन का, तो उस समय पे वो कुछ हॉटस्पॉट रीजन्स के ऊपर से निकला था जहां पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। तो वो लावा जब ठंडा हो गया तो वो अपने आप को उसने ब्लैक कॉटन सॉइल में बदल लिया। तो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ब्लैक कॉटन सॉइल उसमें डोमिनेंट है। बहुत सारे प्लेट्यू में बहुत सीनिक स्पॉट्स भी बनते हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर प्लेट्यू की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में प्लेट्यू होते क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले वाले पेज पे बहुत अच्छी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी थी। इसको देखिए, क्या यहाँ पे प्लेट्यू दिख रहा है आपको? माउंटेन्स बहुत ऊंचे हैं। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है और नॉर्मल पे उठा हुआ एक लैंड है, ये लैंड उठा हुआ और ऊपर देखिए पूरा सपाट दिख रहा है। तो प्लेट्यू एक ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वो उठा हुआ है, नॉर्मल एरिया से ऊपर है, बट ऊपर जाके वो सपाट है और इसके कई साइड्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने साइड्स इसके, इधर भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो प्लेट्यूज के बहुत सारे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसका एक ही साइड होगा। जैसे तिब्बत प्लेट्यू, तो ये जो साउदर्न इलाका है चाइना का, जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जिसको बोला जाता है, वो एक्चुअली में एक पठार है क्योंकि एक ऊंचाई पे है। ठीक है, तो ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से हमारे हिमालयाज बने थे, इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से तिब्बत का प्लेट्यू भी बना था। इसको मैंने टेक्टोनिक एक्टिविटी में समझाया था अपने चैनल पे, यहां पे भी समझाऊंगा, थोड़ा आपको पेशेंट रखना पड़ेगा, आगे आने वाली क्लासेस में आएगा ये। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स हैं स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। इनकी हाइट सी लेवल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल लेवल होते हैं। काफी सारे प्लेन्स तो बिल्कुल लेवल होते हैं, थोड़े बहुत रोलिंग या अंड्यूलेटिंग भी हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट लेवल होते हैं। ज्यादातर प्लेन्स को रिवर्स बनाती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। क्या होती है कि रिवर्स भैया माउंटेन से फ्लो करती हुई आती है स्पीड में, और जब वो प्लेन एरिया में पहुंचती तो उनको इरोड करती हैं। तो इरोजन की वजह से वो काफी प्लेन हो जाते हैं। फिर वो इरोडेड मटेरियल को आगे लेके जाती हैं, बहुत सारा इरोडेड मटेरियल वो प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं, माउंटेन से उठाती हैं और प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं। बहुत सारा वो प्लेन एरिया को भी इरोड करके अपने साथ ले जाती हैं। तो कह सकते हो कि आप द रिवर्स कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, they then deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valleys। तो आप कह सकते हो कि प्लेन एरियाज में लाके अपने बहुत सारे सिल्ट को, सैंड को डिपॉजिट करते हैं और इन डिपॉजिट से प्लेन्स बनते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं हमारे प्लेन को बनने में। तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैं, जो कि रिवर ऑफ गंगा, रिवर गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी से बने हुए हैं, वो एक्चुअली में इसी तरीके से बने हैं। प्लेन्स काफी फर्टाइल होते हैं, चूंकि ये लेवल्ड होते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत आसान होता है। चूंकि पानी रिवर्स बह रही है तो उसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, प्लस सपाट इलाका है तो उसके थ्रू आप रोड वगैरह बना सकते हो, ट्रेन बना सकते हो। और आप देखोगे प्लेन में आबादी बहुत रहती है। दे आर थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया भर के लार्जेस्ट प्लेन्स की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े प्लेन्स रिवर्स बनाती हैं एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। एशिया में जो प्लेन्स बनते हैं एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से बनते हैं। चाइना में चले जाए तो चाइना में यांगत्से रिवर है, वो एक बहुत बड़े प्लेन्स बनाती है। उस तरीके से नॉर्थ अमेरिका की बहुत सारी रिवर्स भी प्लेन्स बनाती हैं। प्लेन्स ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत यूजफुल हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी से वहां पे घर बनाए जा सकते हैं चूंकि फ्लैट लैंड है। कल्टीवेशन हो सकता है चूंकि फ्लैट लैंड है, चूंकि स्टीप लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। तो माउंटेन्स पे कल्टीवेशन करना मुश्किल है, बट प्लेन एरियाज में कल्टीवेशन करना बहुत आसान है। फर्टाइल सॉइल होता है चूंकि सदियों से नदियां आके यहाँ पे अपना इरोडेड मटेरियल्स डिपॉजिट कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। और एल्यूवियल सॉइल हमेशा से ही कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। और इंडिया में भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल की। भैया देखिए, ह्यूमंस अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म में अलग अलग तरीके से रहते हैं। अगर आप माउंटेन्स की बात करेंगे तो माउंटेन्स में रहना मुश्किल है, लाइफ इज टफ। प्लेन्स में लाइफ आसान है, प्लेन में आप आसानी से क्रॉप उगा सकते हैं, घर बना सकते हैं। माउंटेन में ये चीजें आप उतनी आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग लैंड फॉर्म जहां पे हैं वहां पे लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। माउंटेन्स में अलग अलग तरीके से रहते हैं, प्लेन्स में अलग अलग तरीके से रहते हैं। कभी कभी जब नेचुरल कैलेमिटीज आती है, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म्स आ गया, फ्लड्स आ गया, तो जबरदस्त वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है।
लाइफ और प्रॉपर्टी का। और अगर ये फ्लड्स या अर्थक्वेक प्लेन एरिया में आ गए तो वहां पे तो और तगड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो थिकली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, तो जान माल को भी बहुत नुकसान निकलेगा। और ऑब्वियसली बात है वहां पे जो इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स है उनको भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्रेंड्स कि हम अपने आसपास जो जमीन है और जो पानी है उसको एक यूजफुल मैनर में इस्तेमाल करें, उसको एक वेस्टफुल मैनर में इस्तेमाल नहीं करें। कुछ चीजों को हमें समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में कुछ अनसस्टेनेबल यूज हो रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक फर्टाइल लैंड पे जिस पे एग्रीकल्चर होना चाहिए उस पे हम घर बना देते हैं, फिर हम लोग पानी में कचरा फेंक देते हैं, वो कचरा पानी को गंदा कर देता है, ठीक है, और वो पानी को गंदा होना हमें ही नुकसान पहुंचाता है क्योंकि हमारा एनवायरमेंट गंदा हो रहा है। तो उस पानी के अंदर मछली रहती होगी, वो मछली में भी गंदगी आएगी, फिर उस मछली को आदमी खाएगा, आदमी भी बीमार पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें जो नेचर के गिफ्ट्स मिले हैं उनको हम एक केयरफुल मैनर में इस्तेमाल करें, उसको बर्बाद ना करें। ये हमारी ड्यूटी है कि जब हम मर के चले जाएंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस आएंगी वो अच्छे से रह सके, यहाँ पे उनके लिए भी चीजें बची रही। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बर्बाद करके चले जाएं। फिर यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट दे रखा है, ये बोलता है कि अगर आपका दिमाग हेल्दी है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी के अंदर होता है। हेल्दी बॉडी के लिए आपको अपना एनवायरमेंट क्लीन रखना पड़ेगा, आपका पानी क्लीन होना चाहिए, हवा क्लीन होनी चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो ये सब चीजों को टारगेट करता है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बताई गई फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, 1 2 3 4 नजर आ रही हैं, आगे आपको 5 6 7 8 9 10 नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इनके बारे में। कुछ एक्टिविटी दी है, कुछ मैं बताता हूं, कुछ आप खुद से करिएगा। पहली एक्टिविटी है लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ 1 and 10, 1 to 10, राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच फोटोग्राफ। तो आप लिखिए। दूसरे पे आते हैं, नेम द लैंडफॉर्म फिगर्स शोन इन फोटोग्राफ 1 2 and 7। तो 1 में कौन सा लैंडफॉर्म नजर आ रहा है? ऑब्वियसली बात है डिजर्ट नजर आ रहा है फ्रेंड्स। 2 में आपको क्या नजर आ रहा है? 2 में आपको कोस्ट नजर आ रहा है। 7 में आपको क्या नजर आ रहा है? तो देखते हैं भाई 7 को। 7 में फ्रेंड्स हमको कुछ आप समझिए कि स्लांटेड माउंटेन सा नजर आ रहा है, कुछ ऐसा माउंटेन नजर आ रहा है जो लेवल नहीं है, थोड़ा स्लांटेड है, ठीक है। तो हवा में देखिए घर इसमें किस तरीके से बना रखे हैं। फिर यहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन हो रहा है, एक लाइन से टेरेस कल्टीवेशन इधर दिख रहा है। तो एक स्लांटेड कहते हैं ना, पहाड़ की जो जेंटल स्लोप होती है, कुछ उस टाइप का यहाँ पे 7 में फिगर नजर आ रहा है। फिर आगे बात करें, What appears to be the main use of this land? फोटोग्राफ 9 की बात हो रही है, तो भैया देखते हैं फोटोग्राफ 9 में क्या दे रखा है। यहाँ पे लैंड का किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए भेड़ बकरी आके घास चल रही है, तो यहाँ पे लैंड का इस्तेमाल ग्रेजिंग के लिए हो रहा है। बाकी तो यहाँ पे हमको कोई मेन पौधे दिख नहीं रहे, तो ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कि टूरिस्ट स्पॉट भी रहा हो, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट देखने आते हो इन चीजों को, समझ के। फिर आगे चलते हैं, What activities do you show in 3 6 8 and 9? देखते हैं। थर्ड में आपको कौन सी एक्टिविटी दिख रही है? तो ये कुछ केरला के बैक वाटर्स दिख रहे हैं, और केरला के बैक वाटर्स में एक बोट रेस दिखती है, तो वो बोट रेस यहाँ पे हमको नजर आ रही है। फिर 6 में हमको क्या नजर आ रहा है? 6 8 और 9। 6 में देखिए कि भैया टी माउंटेन के जो जेंटल स्लोप्स होती हैं उसमें टी और कॉफी की कल्टीवेशन होती है। यहाँ बहुत सारी टी की कल्टीवेशन है, और इस टी की लीव्स को ये लेडीज तोड़ के अपने बक्से में डाल रही हैं, और फिर इन लीव्स से आपकी चाय की पत्ती बनेगी। फिर 8 में आपको यहाँ पे रिवर राफ्टिंग नजर आ रही है, रिवर पे राफ्टिंग हो रही है, अगर आप ऋषिकेश गए हो तो वहां पे होती है ये। और 9 पे तो ग्रेजिंग मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये 5वें 6ठे और 7वें का जवाब आप खुद से देने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर को भी मैंने एक इंक्विजिटिव माइंडसेट से लेके चला हूं और चीजों को कंप्लीट कराया है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक्सरसाइज एंड के सॉल्यूशंस मैं नहीं दे रहा हूं, अगर आप कमेंट के थ्रू बताएंगे कम से कम 500-700-800 लोग, 1000 लोग, तो मैं जरूर बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर दें।